Welcome back, students. Have a nice day. I hope you are fine. Today we are going to do English workshop of the Little River. So get ready with your pen and notebook, and with extra care watch the full video. So let us start. You have a question. Name the following from the poem. कविता आपको समझाई जा चुकी है। अब इस कविता के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 trees। तो आइए हम ज़रा कविता में जो है एक बार पुनः प्रवेश करते हैं। शुरू करते हैं। 2 trees, you can see here 2 trees. They are mango and the palm. See, the names are here: mango and palm. These are the name of 2 trees. 2 animals, 2 प्राणियों के नाम भी आपको बताने हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। Try to search it. I got it. Cows and jackal. These are the name of 2 animals. Now 2 seasons. One is summer and the other is rainy. R-A-I-N-Y. Rainy season. You are given a Hindi name here. Hindi name of the rainy season, which is Ashadh. Ashadh is the beginning of the rainy season in India. Next question is 2 non-English words. 2 गैर अंग्रेज़ी शब्द यानी हिंदी। तो एक तो आषाढ़ है, जिसे वर्षा ऋतु की शुरुआत का महीना माना जाता है, और दूसरा है गमछाज। यू कैन सी हियर, ये देखिए गमछा है यहाँ पर। दिस इज़ ए नॉन इंग्लिश वर्ड। गमछा यानी अंगोछा भी कहते हैं इसको। गांव में गर्मी की धूप से बचने का ये एक सर्वसुलभ वस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 different timings of the day. 2 different timings of the day, dusk and dawn. DUSK dusk means गोधूली वेला, सूर्यास्त के बाद, और अंधेरा छाने से पहले के समय को डस्क कहते हैं। डॉन सूर्योदय से पहले, भोर के वक्त को डॉन कहते हैं, जब क्षितिज पर सूर्य के आगमन का संकेत दिखाई देने लगता है। डॉन है वो। डस्क एंड डॉन, ये 2 टाइमिंग्स हैं, डिफरेंट टाइमिंग्स ऑफ द डे हैं, जिनको इस कविता में मेंशन किया गया है। तो
दिस इज क्वेश्चन नंबर 1A। आइए सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं, बी। क्वेश्चन नंबर 1B। पिक फ्रॉम द पोएम्स वर्ड्स दैट डिस्क्राइब साउंड्स। साउंड को डिस्क्राइब करने वाले कौन कौन से वर्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं इस पूरी कविता में, तो हम शुरू से उनको सर्च करते हैं। आइए, आप देखेंगे पहला शब्द आपको यहीं पर दिखाई दे रहा है, चर्पिंग ऑफ मैनाज, यानी कि मैना के चहचहाने की आवाज़। ये देखिए, चर्पिंग। दिस इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द साउंड। जो है मैना के बोलने की आवाज़ को चर्पिंग कहते हैं, यानी कि मैना के चहचहाने की आवाज़। दूसरा शब्द आप यहाँ देख सकते हैं, हाउल। द जैकाल्स हाउल इज हर्ड देयर एट नाइट। हाउल, ये सियार के हुंकारने की आवाज़ है, हाउल। ये भी एक साउंड वर्ड है, चॉपिंग भी एक साउंड वर्ड है। और कुछ और शब्दों को हम सर्च करते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। यू कैन सी हियर, एक और शब्द हमें मिला, बैबलिंग। द एयर इज राइफ विद बैबलिंग साउंड्स। बैबलिंग ये वर्ड भी जो है कि दर्शाता है ध्वनि को। इसके बाद एक और शब्द आपको मिलेगा यहाँ पर, जो है कि स्वर्ल। ये देखिए, स्वर्ल, स्वर्लिंग साउंड। ये भंवर, जो पानी में भंवर बनता है उसकी ध्वनि की आवाज़ है ये। एज द मडी टोरेंट स्वर्ल्स अलोंग। नदी का पानी जब अपने उफान पर होता है तो उसकी लहरें किस प्रकार से भंवरनुमा आकार में घूमते घूमते एक विचित्र सी आवाज़ जो है प्रकट करती हैं, उसी को स्वर्ल कहते हैं। और ये जो है कि बैबलिंग साउंड, हवा जब अपने आंधी स्वरूप में बहती है, तूफ़ानी स्वरूप में बहती है, तो उस समय जो है हवा की जो ध्वनि होती है वो बैबलिंग साउंड होती है। तो ये सारे शब्द जो अभी मैंने आपको गिनाए, हाउल, चर्पिंग, बैबलिंग, स्वर्लिंग, दीज आर द वर्ड्स from the poem that describe sounds. So let us visit the next question, which is question number 1C. Pick out words that describe the flow of the river water. इस कविता से उन शब्दों को चुनो जिससे जो है नदी के पानी के बहने का वर्णन होता हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो है कि स्ट्रॉन्ग करंट देख रहे हैं आप लोग। स्ट्रॉन्ग करंट कहाँ है, ये देखिए, द करंट ग्रोज स्ट्रॉन्ग, यानी कि द रिवर्स इन स्पेट, यानी कि नदी में जब जो है बाढ़ की स्थिति आ जाती है, इन स्पेट यानी जलस्तर बढ़ने की वजह से नदी में जब बाढ़ की स्थिति आ जाती है, द करंट ग्रोज स्ट्रॉन्ग, लहरें और जो है ताकतवर हो जाती हैं। द करंट ग्रोज स्ट्रॉन्ग, ये नदी के प्रवाह को उल्लेखित करता है, स्ट्रॉन्ग करंट। दूसरा है इनस्पेट, ये वर्ड आप देख सकते हैं, इनस्पेट। इनस्पेट यानी होता है नदी के जल का स्तर लगातार बढ़ना, किनारों को तोड़ते हुए जो है तटबंधों को तोड़ते हुए आगे बढ़ना, यानी कि ये भी नदी के प्रवाह को दर्शाता है, उसका वर्णन करता है नदी के प्रवाह का। एक है मडी करंट, ये देखिए, नदी में जब बाढ़ की स्थिति होती है तो जो है कि मिट्टी युक्त, कीचड़ युक्त, मिट्टी युक्त जो जलधारा होती है पानी की, वो जो है कि भंवर के स्वरूप में जो है बहती है। तो यहाँ मडी करंट, इनस्पेट, द स्ट्रॉन्ग करंट और सच
phrases describe the flow of the river water. इस तरह के जो phrases हैं, ये शब्द जो हैं, ये phrase जो हैं, ये नदी के पानी के प्रवाह को दर्शाते हैं, उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करते हैं. आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. अब मैं आपको सीधे क्वेश्चन पे लिए चलता हूँ. स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन का ए और बी फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. ऑलिटरेशन एंड ओनोमेटोपिया. इसे हमने चिट चैट और जो आपका वार्मिंग अप था वहाँ पर हमने इसे किया था, और इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा फिगर ऑफ स्पीच के लिए. तो इसे यहाँ पर हम स्किप करते हैं और आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. आपका अगला प्रश्न है नंबर 3. रीअरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. Rearrange the words in alphabetical order. This is an important question. So let us see. यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. तो the two questions I'll do myself and will show you how to do, and the third question is your homework which you have to do yourself. So let us start the first one. The first word is summer, sign, slime, sand, shade, stir, score, sound and swirl. You can see that all the words are starting with a common letter S, 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 S. So to arrange the words in alphabetical order which are starting with the same letter, we have to observe, we have to see, we have to check the second letter of each word. You can see that the second letter of this word is U, the second letter of this word is I, here it is L, here it is A, here it is H, here it is T, C, O and W. So we are going to arrange them in alphabetical order. तो इस क्रम में जो सबसे पहला शब्द आएगा वो आएगा sand. बिकॉज आप देख सकते हैं कि sand का जो दूसरा लेटर है वो है A. तो दिस विल बी सैंड, SAND, सैंड. ये आपका फर्स्ट होगा. इसके बाद है स्कोर, ये आपका सेकंड होगा. इसके बाद है शेड, ये आपका थर्ड होगा. इसके बाद है साइन, ये आपका फोर्थ होगा. इसके बाद है स्लाइम, ये आपका फिफ्थ होगा. इसके बाद है साउंड, ये आपका सिक्स होगा. इसके बाद है स्टर, ये आपका सेवेंथ होगा. इसके बाद आएगा समर, ये आपका सेवेंथ होगा. इसके बाद आएगा स्वर्ल, ये आपका एट्थ होगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर A है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ABCDEFGHI टिल Z. इस क्रम में पहले लेटर्स को व्यवस्थित कर लें. उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज़ कॉमन, मीन्स S. सो वी हैव टू अरेंज these words according to their second letter. तो सैंड में जो दूसरा लेटर है वो है A. इसके बाद स्कोर में जो दूसरा लेटर है वो C. तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं. आइए सेकंड पे चलते हैं. बैंक्स, ब्लॉसम, बॉयज़, बाथ, babbling. You can observe that each letter is starting with a common letter B. सभी शब्दों की शुरुआत जो है B से हो रही है, इसलिए हमें यहाँ पर भी
दूसरे लेटर से ही कंपैरिजन करना होगा, दूसरे लेटर की ही मदद से इन शब्दों को उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होगा। सो यू कैन सी हियर दैट यहाँ पर जो है कि बैबलिंग आप देख सकते हैं कि बी ए और बी ए, इन तीनों में फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर सेम है, बी ए बी ए बी ए। तो हमें थर्ड लेटर को जो है कि बेस बनाना होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का। तो इसमें जो थर्ड लेटर है वो बी है, इसमें जो थर्ड लेटर है वो टी है, इसमें थर्ड लेटर जो है वो एन है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ये फर्स्ट नंबर पे आएगा आपका, और ये सेकंड नंबर पे आएगा, ये थर्ड नंबर पे आएगा। इसके बाद आते हैं, ये फोर्थ नंबर पे आएगा आपका, और ये फिफ्थ नंबर पे आएगा। तो इस तरह से आपको व्यवस्थित करने हैं इन्हें। तो ये आपका होमवर्क है, इसे आप स्वयं करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, What aspects from the poem do the following phrases describe? तो इसमें जो फर्स्ट है वो है their cool shade. Whose cool shade? उनकी शीतल छाँव। यहाँ किसकी शीतल छाँव की बात की जा रही है? तो आपने कविता को ध्यान से जब देखा होगा, उसके एक्सप्लेनेशन को सुना होगा, तो उसमें द कूल शेड ऑफ मैंगो एंड पाम ग्रोव्स, यानी कि नदी के दोनों किनारों पर आम और जो है कि पाम यानी कि ताड़ के घने वृक्षों के जो है बागात हैं, बगीचे हैं। तो ये उन्हीं के शीतल छाँव की बात हो रही है। So we can write here the cool shade of mango and palm groves, the cool shade of mango and palm trees. सेकेंड है only knee deep. ये किसके संदर्भ में कहा गया है? only knee deep, संदर्भ आपको बताना है। What aspects from the poem do the following phrases describe? तो only knee deep ये जो है कि गर्मी के मौसम में नदी की जल स्तर की स्थिति को दर्शाने के लिए कहा गया है। only knee deep, गर्मियों के मौसम में नदियों में केवल घुटनों तक ही पानी रह जाता है। So only knee deep, this phrase is describing the status of the water in the rivers during the during the summer season. Means the river is having only knee deep water in summer season. C है not too steep, ज़्यादा ढलान नहीं। तो ये किसके बारे में कहा गया है? तो कविता में आप देखेंगे लिखा गया है कि बोथ द बैंक्स ऑफ द रिवर, नदी के दोनों किनारे, बोथ द बैंक्स ऑफ द रिवर आर हाई, ऊंचे तो हैं, बट नॉट टू स्टीप, लेकिन ज़्यादा ढलान वाले नहीं हैं। सो नॉट टू स्टीप इज रेफर्ड टू द banks of the river, banks of the river. आइए बढ़ते हैं डी की तरफ। हाउस वर्क ऑन द रिवर बैंक, हाउस वर्क ऑन द रिवर बैंक, ये किस संदर्भ में कहा गया है? नदी के किनारे हाउस वर्क यानी घरेलू कार्य। तो ये आसपास के गांवों में रहने वाली महिलाएं जो वहाँ अपने घरेलू कार्यों को निपटाने के लिए, जैसे कि कपड़े धोना और जो है जूठे बर्तन मांजना के लिए आती हैं। तो women of the nearby villages
come there to do their household works like washing clothes and scouring their utensils. घरों के जूठे बर्तन मांजने और जो है कपड़ों को स्वच्छ करने के लिए, साफ करने के लिए वहाँ आती हैं। नेक्स्ट है इंस्पेट। ये जो फ्रेज़ है इंस्पेट, ये नदी के उफनते हुए जल स्तर के बारे में कहा गया है। फ्लडेड रिवर के बारे में है ये, फ्लडेड रिवर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अगला है राइफ विथ साउंड्स। राइफ यानी फुल ऑफ, साउंड्स यानी ध्वनि। तो ये जो है कि एयर के बारे में कहा गया है, द विंड, द एयर के बारे में कहा गया है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रेन कम्स विथ rife with sounds and rain water। तो ये द एयर के रेफरेंस में कहा गया है, राइफ विथ साउंड्स, द एयर, द विंड इज ब्लोइंग विथ फुल ऑफ साउंड्स, विथ द बैबलिंग साउंड। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। आइए हम ज़रा आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगले प्रश्न में है विद्यार्थियों, थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। अगला प्रश्न है, द पोएम डिस्क्राइब्स टू डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ द रिवर इन समर एंड इन रेनी सीजन। यानी कि ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में जो परिस्थितियाँ होती हैं उन्हें यहाँ पर जो है दर्शाने के लिए दो कॉलम बनाए गए हैं। उन्हें आपको यहाँ पर बताना है। राइट डाउन 4 पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट यानी होता है विविधता। इन द चेंजिंग सीन ऑफ द रिवर, नदी की जो है कि बदलती स्थिति के बारे में यहाँ 4 पॉइंट्स में आपको कॉन्ट्रास्ट बताना है, विविधता बतानी है कि समर में क्या सिचुएशन होती है रिवर की और मॉनसून में क्या सिचुएशन होती है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर। इन समर में जो है नदी छोटी होती है, नी डीप वाटर होता है। लिटिल रिवर, आई कैन राइट हियर लिटिल रिवर एंड नी डीप वाटर, नी डीप वाटर, ये होती है जो है कि समर की सिचुएशन। एंड मॉनसून में क्या होता है? फ्लडेड रिवर, ये सिचुएशन होती है इन मॉनसून की। तो ये आप जो है फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे। सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे आप? meanders along in summer season। meanders का मतलब होता है घुमावदार रास्तों से होकर बहती हुई। चूँकि गर्मियों के मौसम में नदी में पानी बहुत कम होता है, इसलिए अपने छोटे जलस्तर को लेकर के नदी काफ़ी टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्तों से होकर बहती है। और मॉनसून में करंट गोज़ स्ट्रॉन्ग, वाटर करंट गोज़ स्ट्रॉन्ग, वाटर करंट यानी कि पानी की धारा गोज़ स्ट्रॉन्ग और ताकतवर तरीके से बहती है। आगे आते हैं थर्ड पॉइंट में। आप क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग द समर सीजन द banks of the river are not so steep। banks not too steep यानी कि किनारे ऊंचे तो होते हैं किंतु ज़्यादा ढलान वाले नहीं होते हैं। दिस इज़ द सिचुएशन ड्यूरिंग द समर सीजन। बट व्हाट हैपन्स इन मॉनसून? मॉनसून में वाटर राइजेज यानी कि जल स्तर बढ़ते जाता है
Torrent. The torrent swirls along. Swirls along यानी कि प्रचंड लहरें, नदी की प्रचंड लहरें भंवरनुमा आकार बनाकर बहती हैं. Torrent swirls along. This is to be written in the third point. Come to the fourth point. No sign of slime. फोर्थ पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? नो साइन ऑफ स्लाइम. नो साइन ऑफ स्लाइम. स्लाइम का मतलब होता है फिसलनदार कीचड़ युक्त मिट्टी. यह आपको गर्मियों में नहीं दिखाई देती है, कोई संकेत ही नहीं दिखाई देता, बल्कि उसकी जगह पे सैंड्स साइंस ब्राइट. सैंड्स यानी कि रेत, साइंस ब्राइट. ये सिचुएशन होती है समर की. But what happens contrary to this in monsoon season? Monsoon season में सीन कुछ और ही होता है. The village stirs life. The village celebrate the rain. The villagers celebrate the rain. Celebrate the rain and the plants stirs life यानी कि सभी पेड़ पौधों को नया जीवन मिलता है और गांव वाले जो हैं वर्षा ऋतु के आगमन का जो है उत्सव मनाने के लिए तैयार हो जाते हैं. तो ये रहा कॉन्ट्रास्ट in the changing scene of the river during the monsoon and the summer seasons. आइए आगे बढ़ते हैं ज़रा. अगला क्वेश्चन आपका यहाँ दिखाई दे रहा है. सिक्स्थ क्वेश्चन. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. गेस हु आई एम. बूझो तो जाने. आई ऑलवेज रन. मैं हमेशा चलती रहती हूँ, दौड़ती रहती हूँ. सॉरी, रन मीन्स दौड़ना. आई ऑलवेज रन. मैं हमेशा दौड़ती हूँ. आई नेवर वॉक. मैं कभी चलती नहीं. आई ऑफन मर्मर बट नेवर टॉक. मर्मर का मतलब होता है विस्पर, यानी होता है कुछ बुदबुदाना. बट हैव अ टॉक, लेकिन मैं कभी बातें नहीं करती. आई ऑफन मर्मर बट नेवर टॉक. मैं अक्सर जो है कि बुदबुदाती हूँ, लेकिन कभी कुछ बोलती नहीं. आई हैव अ बेड. मेरा एक बिस्तर है. बेड यानी होता है जो है कि तलहटी है, किनारे हैं. बट नेवर स्लीप. लेकिन मैं कभी आराम नहीं करती, कभी सोती नहीं. आई हैव अ माउथ. मेरा एक उद्गम है. बट हार्डली ईट. मेरा एक मुख है, लेकिन मैं कभी कुछ नहीं खाती. आई लव टू फॉल. मुझे गिरना पसंद है. बट कांट क्लाइंब अप. लेकिन चढ़ नहीं सकती. गेस हु आई एम. प्लीज़ डोंट गिव अप. बूझो तो जाने. प्लीज़ डोंट गिव अप. तो बताइए, ये एक जो है कि पज़ल है और ये एक रिडल है. इसे बताना है कौन है. तो आप इजीली इसे गेस कर सकते हैं. द रिवर. दिस इज़ नथिंग बट द रिवर. ये कोई और नहीं बल्कि नदी है. आई ऑलवेज रन. आई नेवर वॉक. आई ऑफन मर्मर बट नेवर टॉक. आई हैव अ बेड बट have a sleep. I have a mouth but hardly eat. I love to fall but can't climb up. Guess who I am? I am nothing, none other than but the river. आइए इसमें क्या इंस्ट्रक्शन है वो भी देख लेते हैं. Try to translate the above riddle in your medium of instruction. In your medium of instruction. इसे आप अपनी मातृभाषा में अनुवाद करके लिखें. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
Imagine you were at a riverside class picnic and slipped and fell into the river while playing games. Write in about 12 to 15 lines how your classmates saved you. This is an incident type description. इसे आपको नहीं करना है. One more important notice for you. एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए. Warming up, word meaning of the poem, explanation of the poem in Hindi, and workshop will be given in writing in the form of PDF by tomorrow. So, have a good day. God bless you. Thank you.